डीजे एजुकेटेड इंडिया में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और ये हमारी साइंस की आज दूसरी क्लास है। पहली क्लास प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, जिसने नहीं देखी है वो जाके वहाँ से देख सकता है। ठीक है, तो पहले हमने चैप्टर पढ़ा था वायु का। ठीक है, उसमें सारा कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया था। अगर फिर भी किसी को समझ में नहीं आया हो तो वो एक बार फिर से वहाँ जाकर देख सकता है और मुझे कमेंट करके बता सकता है किसी चीज़ में डाउट हो तो। ठीक है, तो अब हम जल्दी से दूसरा लेक्चर आज का देखते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत सभी को। चलिए दूसरा लेक्चर फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा दूसरा लेक्चर है मृदा। टॉपिक है मृदा यानी कि मिट्टी। ठीक है, तो मिट्टी के बारे में जान लेते हैं, मिट्टी क्या होती है। ठीक है, चलिए। मृदा भूपटल की ऊपरी सतह। ठीक है, मृदा भूपटल की ऊपरी सतह है। पृथ्वी की इस सतह की मोटाई कुछ मिलीमीटर से प्रारंभ होकर 4 मीटर तक हो सकती है। मानवीय आवश्यकताएं, विशेषकर भोजन, वस्त्र एवं आवास की पूर्ति के लिए मूलभूत संसाधनों के कारण ही एक विशेष प्रकार की मृदा कुछ खास किस्म के पौधों व फसलों को उगाने के लिए उचित वातावरण प्रदान करती है। मृदा के अंदर रासायनिक, भौतिक एवं जैविक क्रियाएं संश्लिष्ट तरीके से चलती रहती हैं, जो मृदा के अंदरूनी गठन को प्रभावित करती हैं। मतलब इस पूरे बात का मतलब क्या है। ठीक है, तो मृदा क्या होता है, देखो हम यहाँ से समझाते हैं। ठीक है, आप लोगों को वैसे तो पता होगा, मिट्टी आप सभी ने देखी होगी। जैसे ये हमारा अर्थ का सरफेस है। ठीक है, तो अर्थ सरफेस में क्या है, इसमें कुछ गहराई तक यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको मिट्टी दिखेगी। ठीक है, तो हर जगह की अलग अलग मिट्टी होती है। ठीक है, और हर गहराई पर और हर जगह पर वातावरण के अनुसार क्या होता है, मिट्टी की अलग अलग विशेषताएं होती है। मतलब कहीं पर चावल अच्छा होता है, कहीं पर आप देखेंगे कुछ और चीज़ की खेती की जाती है। ठीक है, जहाँ पे बलुई मिट्टी होगी वहाँ पे आपको दूसरी चीज़ें उगने मिलेंगी। जलोढ़ मिट्टी में कुछ और उगता दिखेगा। तो हर मिट्टी की क्या कई सारी विशेषताएं, मिट्टी भी कई प्रकार की होती है। ठीक है, तो इस बात का यहाँ पर यही मतलब है। ठीक है, आगे बताते हैं आपको। चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं मृदा निर्माण यानी मिट्टी बनती कैसे। ठीक है, तो मृदा निर्माण की विधि उतनी ही रुचिकर है जितनी कि पृथ्वी पर सजीवों की उत्पत्ति एवं विकास। ठीक है, यानी कि ये भी उतना इंटरेस्टिंग है जैसे हम सजीव पृथ्वी पर आए, कैसे आए, वैसे ही मिट्टी भी कैसे आई, ये भी जानना बहुत इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो इंटरेस्टेड है तो चलो भाई इंटरेस्ट को जगाते हैं और हम जल्दी से जानते हैं कि क्या इंटरेस्ट है इसमें। ठीक है, तो मृदा का निर्माण पृथ्वी की सतह पर चट्टानों के टूटने तथा अन्य पदार्थों के छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित होने से प्रारंभ होती है। मृदा के ठीक नीचे कठोर चट्टानों की सतह स्थित होती है। कालांतर में प्राकृतिक घटनाओं जैसे कि भूकंप से चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े टूट जाए तो चट्टानों के टूटने के प्रक्रम में वर्षा, बर्फ, हवा, ग्लेशियर, बहते पानी के कारण अपक्षय द्वारा भी चलता रहता है। चट्टानों को सूक्ष्म कणों में अपघटित होने में हजारों वर्षों का समय लगता है, जिससे मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, अब मैं इस टॉपिक को दूसरे तरीके से आपको समझाती हूँ। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है ये। चलिए देखो, मिट्टी निर्माण कैसे होता है। ठीक है, बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं। क्या होती हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं। जैसे हमने मान लिया ये कोई पहाड़ है। ठीक है, या कोई चट्टान है, तो क्या हुआ, एकदम से भूकंप आया। ठीक, तो भूकंप आया तो क्या हुआ, थोड़ा बहुत हिलेगा, कहीं से टूट फूट होगी तो इतना हिस्सा मान लो ऐसे टूट गया, थोड़ा बहुत टूट फूट के ऐसे से टूट फूट जाएगा, थोड़ा बहुत बीच से कहीं से, है ना। तो क्या होगा, ये थोड़ा बहुत टूट टूट के ऐसे टुकड़े नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, बारिश मान लो हो गई। ठीक है, ये हमारी वर्षा हो गई, इसी के ऊपर वर्षा हो गई। अब बारिश हो गई तो क्या होगा, ठीक है, बारिश होगी तो क्या होगा, ये जो मिट्टी के टुकड़े हैं ये जो हल्के होंगे वो कुछ बारिश से भी टूट फूट के और छोटे हो जाएंगे, है ना। या कुछ विशेष प्रकार की हवा से क्या होंगे, अब ये जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे ये हवा से उड़कर एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे। जैसे क्या होता है, जब धूल नहीं उड़ती हम देखते तो धूल क्या होती है, मिट्टी होती है एक प्रकार की। वो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो हवा में हल्के होने की वजह से उड़कर एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाते हैं। तो ऐसे क्या होता है, इन चट्टानों के टूट फूट से मिट्टी बनती है। ठीक है, बात समझ में आगे, मिट्टी कैसे बनती है, मिट्टी चट्टानों की टूट फूट के वजह से बनती है। ठीक है, जो पहाड़ हैं वो भी कभी वहाँ पे हर जगह ज़रूरी नहीं, पहले से पहाड़ नहीं थे। ठीक है, तो मिट्टी से पहाड़ भी बन जाता है और पहाड़ से मिट्टी भी बनती है, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है, चट्टान क्या हुई, बारिश वारिश हुई, जो कुछ भी हुआ ये टूट फूट गई, टूट फूट के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गई। फिर ये छोटे टुकड़े पानी की वजह से या पानी नमी होती है तो नमी से क्या हो गया, मुलायम हो गए, मुलायम होकर टूट गया, हवा की वजह से टूट फूट गई। तो टूट फूट से क्या होता है, ये हल्के हो जाते हैं और ये मिट्टी बन जाते हैं। ठीक है, तो मिट्टी का निर्माण ऐसे होता है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, ना समझ में आया तो बता दीजिएगा कमेंट करके। फिर आगे देखिए क्या बात है।
तो आगे ये है इसमें प्रकृति द्वारा संक्षारण या अपघटन की विभिन्न अवस्थाओं से चट्टानों के सूक्ष्म कणों को गुजरना पड़ता है, जिसमें से प्रमुख हैं ऑक्सीकरण, अपचयन, कार्बोनीकरण एवं जल अपघटन। ये कुछ प्रकार है जिनकी वजह से ये चट्टानों से मिट्टी बनने का ज़्यादा लंबा प्रोसेस, ज़रूर से ज़रूर प्रोसेस ज़्यादातर इसी से होता है, ठीक है। जैसे ऑक्सीकरण, अपचयन, कार्बोनीकरण और जल अपघटन, ठीक है। ऑक्सीकरण आपने साइंस में पिछली बार पढ़ा था, क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है, किसी भी चीज़ से क्रिया करके क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होगी, वो ऑक्सीकरण है, ठीक है। इसी के विपरीत इसी की तरह अपचयन भी होता है, ठीक है। और कार्बोनीकरण में कार्बन का होता है, और जल अपघटन मतलब पानी अपघटित हो जाता है उसमें, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या कह रहा है, आगे इसमें कह रहा है वर्षा जल के साथ कुछ खनिज जल में घुलकर नीचे तक पहुंच जाते हैं। मतलब पानी के जल में क्या होता है, कुछ ना कुछ मिल जाता है और वो मिट्टी में नीचे तक पहुंच जाता है, धरती के अंदर तक, ठीक है। जो कुछ भी मृदा पर, जो भी हमारे सरफेस पे होते हैं खनिज वगैरह, ठीक है। लाइकेन, जिसे क्रिस्टोज लाइकेन या फिर तथा अन्य पौधे चट्टान पर रहकर अम्ल, जो कड़े एवं कठोर सतहों को काफ़ी तेज़ी से तोड़ने में सहायक होते हैं, उनका उत्पादन करते हैं, जो मृदा निर्माण में सहायक होते हैं। जो लाइकेन होता है, ठीक है, लाइकेन आप पढ़ेंगे अभी आगे, ठीक है, पाए जाते हैं। तो उनसे क्या होता है, वो थोड़े से ऐसा प्रोसेस करते हैं ना कि जो हमारा रेन वाटर होता है, ठीक है, क्या होता है हमारा जो रेन वाटर या कह सकते हैं जो बारिश का पानी होता है, ठीक है, इसको क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं एसिड में, ठीक है, इसको एसिड में कन्वर्ट करते हैं। और एसिड का जब इफेक्ट पड़ता है किसी चट्टान पे, तो वो क्या करता है, जल्दी उसको तोड़ फोड़ कर देता है, ठीक है। तो वो जल्दी से टूट फूट की मिट्टी बन जाती है। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं इस बात को। आगे क्या कह रहा है कि वनस्पति मृदा पार्थिव में ह्यूमस के तौर पर शामिल होते हैं, जैव मखौल, मतलब काफ़ी सारे, कुल कहने का मतलब यह है कि काफ़ी सारा प्रोसेस होता है जिसकी वजह से मिट्टी बनती है, ठीक है। और इन सब में क्या होता है, काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए जो है बड़ी चट्टान से काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है मिट्टी बनने में। साथ ही कह रहा है जो सारंध्र वाली चट्टानें होती हैं उनसे मिट्टी बनने में कम टाइम लगता है, जैसे कि बलुई, बलुई मतलब कि कहने का मतलब जैसे ये हमारे पास ये एक चट्टान है, ठीक है, इसमें बहुत सारे छेद हैं, रंध्र मतलब छेद, ठीक है, जिससे हवा वगैरह आती रहती है। तो क्या होगा, जिसमें छेददार चीज़ क्या होगी, कमज़ोर होगी, ठोस चीज़ मजबूत होगी, ठीक है। अभी आप एक ठोस पत्थर लो और एक छेद वाला पत्थर लो, तो जिसको भी तोड़ोगे ना, ऐसे जब बल लगाओगे तो सबसे पहले वही टूटेगा जिसमें छेद ज़्यादा होंगे, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, उसमें से वहाँ से हवा पास हो रही, मतलब ये गैप है, यहाँ पे वो कमज़ोर हो गया ना, तो ये यहाँ से यहाँ पहले टूटेगा, यहाँ पास पहुँचेगा, जबकि इसको यहाँ से लंबा सफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। ये जल्दी टूटेगा और ये देर में टूटेगा, ठीक है। तो यही इसके कहने का मतलब है कि इस तरीके का जो मिट्टी होती है, जैसे सारंध्र वाली, जिसमें रंध्र होते हैं, छेद होते हैं, चट्टान, उससे क्या होता है, ये मिट्टी जल्दी बनती है उससे, ठीक है। आगे देखिए, मृदा रूपरेखा, जिसे परिच्छेदिका भी कहते हैं, ठीक है। भूतल और आधार शैल के मध्य स्थित समस्त मृदा समूह के लंबवत स्तरों को सामूहिक रूप से मृदा की रूपरेखा या परिच्छेदिका कहते हैं, ठीक है। आधार शैल से समस्त मृदा समूह के लंबवत, यानी कि मतलब मिट्टी का जितना भी लेयर पृथ्वी पर है, नीचे से लेकर ऊपर तक, वो पूरा क्या कहलाएगा, मृदा की रूपरेखा या परिच्छेदिका कहलाएगा, ठीक है। विभिन्न सतहों के मृदा का खंड मृदा परिच्छेदिका के का निर्माण करता है। प्रत्येक सतह गठन, रंग, गहराई एवं रासायनिक संरचना में भिन्न होती है। इन सतहों को क्षितिज या संस्तर कहते हैं, ठीक है। अब आप इस डायग्राम में मृदा परिच्छेदिका को देख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये हमारी पूरी जो है पृथ्वी की लेयर दिखा रहा है, ठीक है जी। ठीक, अब देखो क्या है, इसको क्षितिज में, यानी कि इतने पार्ट में कुछ और होगा, रंग रूप आकार गठन, इसका कुछ और होगा, और ये सी पार्ट में कुछ और होगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्षितिज 1 2 3 ये है क्या चीज़, ठीक है। तो हम इसको समझते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, प्राकृतिक स्रोतों से यह ज्ञात होता है कि मृदा 2 या 2 से अधिक परतों यानी क्षितिजों संस्तरों में व्यवस्थित है। साधारणतः ऊपर क्षितिज को ए क्षितिज या संस्तर कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे नाम भी दे रखा है, ऊपर भाग ए, उसके नीचे बी, उसके नीचे सी, ठीक है। अच्छा, ए में क्या होता है, क्या गहरे रंग का
तथा खनिज एवं ह्यूमरस से परिपूर्ण होता है। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। क्या होता है इसमें? यह क्षितिज गहरे रंग का तथा खनिज एवं ह्यूमरस से परिपूर्ण होता है। कौन सा? ए वाला। ठीक है, यानी ए क्षितिज जो होता है वो गहरे रंग का खनिज एवं ह्यूमरस से परिपूर्ण होता है। ह्यूमस की अधिकता के कारण यह क्षितिज मृदा को उपजाऊ बनाता है और बढ़ते हुए पौधों को पोषण प्रदान करता है। यह क्षितिज मुलायम छिद्रयुक्त, इसकी क्वालिटी क्या है? मुलायम होता है, छिद्रयुक्त होता है, जल अवशोषक होता है। जो सबसे ऊपर की लेयर होती है ह्यूमस, क्या होती है? ह्यूमस मतलब खाद होती है। ठीक है, जो कि जानवरों के सड़ने गलने या वनस्पतियों के सड़ने गलने या इस प्रकार की चीज़ों से जो खाद बनती है, ठीक है, वो ह्यूमस है। तो वो खनिज एवं ह्यूमस से परिपूर्ण होती है। जो ऊपर की लेयर होती है, हम खाद ऊपर की लेयर में तो डालते हैं, पृथ्वी खोद के तो डालते नहीं है नीचे ना। तो ये लेयर जो होती है खनिजों ह्यूमस से परिपूर्ण होती है। और क्या होता है इसमें? क्या होता है? मुलायम होती है, छिद्रयुक्त होती है और इसमें जलावशोषक होता है, क्योंकि हम पानी डालते हैं तो वो सोख लेती है ना। तो ऊपर क्या होता है? ऊपर पानी सोख लेता है और पृथ्वी की जितनी गहराई पे जाते हैं हमें पानी खुद मिलता है वहाँ पे, है ना। तो ये क्या होता है? पानी सोखने वाली चीज़ हो गई। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? ए क्षितिज के नीचे बी क्षितिज होती है। ये ए क्षितिज की बात तो हमने कर ली। ठीक है, अब हम बी क्षितिज की बात कर रहे हैं। बी क्षितिज में क्या होता है? बी क्षितिज, जिसे मध्यम सतह या संस्तर कहते हैं। इस सतह में ह्यूमस, कार्बनिक पदार्थ, सोहो लौह ऑक्साइड है। ठीक है, ये लौह ऑक्साइड कम मात्रा में तथा खनिज अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह कठोर एवं अधिक गठीली होती है। पहली वाली क्या होती है? मुलायम होती है। दूसरी वाली क्या होती है? गठीली होती है, कठोर होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? लौह ऑक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, उसकी कम मात्रा पाई जाती है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड की। और क्या होता है? खनिज इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, सी क्षितिज यानी निचली की सतह की बात करते हैं। ठीक है, निचली सतह की बात करते हैं। तो निचली सतह में क्या दे रखा है हमें? इसको हटा देते हैं, एक मिनट, साफ साफ दिखाई दे। तो सी क्षितिज सबसे निचली सतह होती है, जो चट्टानों के टुकड़ों, दरारों एवं विदारिकाओं से बनी होती है। इस सतह के नीचे चट्टानों की सख्त सतह होती है, जिसे कुदाल जैसे यंत्र से भी खोदना काफ़ी कठिन होता है। मतलब सबसे नीचे की जो लेयर होती है उसमें सबसे ज़्यादा टफनेस होती है, तब उसको खोदना बहुत ही कठिन कार्य होता है। अच्छा, ठीक है, पहली होती है सॉफ्ट, दूसरी होती है उससे हार्ड, तीसरी सबसे हार्ड। सबसे नीचे तक जाना सबसे हार्ड होता है, इसीलिए सबसे गहराई तक खुदाई करने के लिए विशेष प्रकार की मशीनों का प्रयोग किया जाता है। फिर मृदा संरचना एवं गठन। मृदा के गठन से तात्पर्य मृदा का निर्माण करने वाले कणों के आकार से है। वह मृदा जिनके कणों का व्यास 2 mm से ज़्यादा होता है। कितना? जिनके कणों का व्यास 2 mm से ज़्यादा हो। तो जिसके मृदा के कणों का व्यास 2 mm से ज़्यादा होता है उसे बजरी कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से 0.05 से 2 mm जिसका होगा वो रेत कहलाएगा। ठीक है, 0.005 mm से 0.5 होगा तो उसे गाद कहेंगे। ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, यानी कि जब 2 mm से ज़्यादा होगा तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे बजरी। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा आपके घर में जब घर बनता होगा कभी तो आती है, इस तरीके की होती है, ऐसे टाइप में। ठीक है, चलो आगे बता देते हैं। आगे क्या है? तो ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा, ये सारी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। ठीक है, जैसे 0.05 से 2 mm होगा तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे रेत। ठीक, ये डायामीटर दे रखा है। ठीक है, व्यास दे रखा है। उसके बाद 0.005 mm से 0.05 mm होगा तो उसे कहेंगे गाद। ठीक, इसी तरीके से इससे जो कम होगा यानी 0.005 mm से जो कम होगा उसको हम चिकनी मिट्टी कहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट हैं। इसी टाइप से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि इतने क्या mm से कम व्यास वाली चीज़ को क्या कहेंगे, कौन सी मृदा होगी है, तो ये पता होना चाहिए। आगे देखिए, मृदा का गठन विभिन्न आपमाप के कणों का समानुपातिक हिस्सों के आधार पर निर्भर करता है। अतः मृदा को रेत, गाद, चिकनी मृदा के आधार पर रेतीली, दोमट,
तथा चिकनी मृदा में वर्गीकृत किया जाता है, यानी कई प्रकार की इसकी वैरायटीज़ होती हैं। ठीक है, यह मृदा सारे कणों को समायोजित करती है, जिसके कारण मृदा छिद्रदार रहती है। साथ ही सूक्ष्म कणों के कारण इसमें जल संग्रहित करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। मृदा की संरचना को आकार की दृष्टि से प्लेटी, प्रिज्मेटिक तथा ग्रैन्युलर में विभाजित किया जाता है, यानी कि इसमें कई कई टाइप के शेप्स हो जाते हैं, क्योंकि ये कई प्रकार की होती है इसलिए। ठीक है, फिर है मृदा के प्रकार। प्रकार क्या क्या हैं? तो मृदा जो कि अपने निर्माण स्थल पर ही रहती है उसे अवशिष्ट मृदा कहते हैं। ठीक है, जो जहाँ पे बनी वहीं पे पड़ी है तो वो क्या है, वो अवशिष्ट मृदा है। ठीक है, यानी यहीं पे जन्म हुआ है उसका और यहीं पे है वो, तो वो अवशिष्ट मृदा है। ठीक, ऐसे मृदा जिसका अभिगमन बहते हुए पानी, वायु या ग्लेशियर या गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था ना कि चट्टान है वो टूट फूट गई, मिट्टी बन गई, अब क्या हुआ वहाँ पे, मान लो बाढ़ आ गई तो वो क्या होगी, वहाँ की मिट्टी वहाँ बह कर कहीं और चली जाएगी। ठीक है, इस टाइप की मिट्टी। या ग्लेशियर मतलब होता है बर्फ़ के पहाड़। ठीक है, तो बर्फ़ के पहाड़ जब पिघलते हैं तो क्या होता है, फिर पानी आता है, तो फिर उस पानी की सहायता से वहाँ की मिट्टी क्या होगी, जो कहीं और चली जाएगी। या गुरुत्वाकर्षण के कारण, जैसे पहाड़ है तो पहाड़ से क्या हुआ, टूट फूट हुई तो ऊपर की मिट्टी गिर के कहाँ आएगी, नीचे ही तो आएगी गुरुत्वाकर्षण की वजह से, फिर वो वायु की वजह से इधर उधर चली जाएगी। तो गुरुत्वाकर्षण, पानी, वायु, ग्लेशियर, इनके कारण जो मिट्टी इधर से उधर जाएगी उसे अभिगमित मृदा कहेंगे। ठीक है, अभिगमित मतलब जो गमन करके गई है अभी कहीं से। ठीक है, वो अभिगमित हो गई। फिर है साधारण अवगमन या घाटी, बेसिन या मंद ढलान में पाई जाने वाली मृदा को पर्वतीय मृदा कहते हैं। ठीक है, जो घाटी वगैरह में मिलती है, ठीक है, पर्वतों के ढहने से वहाँ से जो मिलती है, ढलान में जो पाई जाती है, वो क्या होगी, पर्वतीय मृदा कहलाएगी। ठीक है, आगे देखो, मृदा को चट्टानों के भूपृष्ठीय परिवर्तन से बना सतही जमाव के कारण रेतीली, दोमट या चिकनी मृदा या काली, लाल, लेटराइट में वर्गीकृत किया गया है। अवशिष्ट मृदा लाल या काली या लेटराइट हो सकती है। ठीक है, और मतलब जो अवशिष्ट जो कहाँ है, अपनी जगह पर रहेगी, वो लाल, काली ये सारी हो सकती हैं। ठीक है, लेटराइट होती है। साधारण भारतीय प्रायद्वीप में पाई जाने वाली लाल मृदा अत्यधिक परिपक्व एवं प्राचीन होती है। इस मृदा में मुख्यतः चूना, फास्फोरस, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन एवं ह्यूमस का अभाव होता है, किंतु पोटाश प्रचुर मात्रा में होता है। यानी जो लाल मिट्टी होती है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, पोटाश पाया जाता है। ठीक है, लाल मृदा में पोटाश सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और कमी किसकी होती है, चूना, फास्फोरस, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और ह्यूमस का। ठीक है, आगे आगे है काली मिट्टी। काली मिट्टी मुख्यतः बेसाल्ट, बेसिक, फेरो मैग्नीशियम, लावा तथा राख की परत से बनी होती है। ठीक है, किन चीज़ों से बनी होती है काली मिट्टी, बेसाल्ट, बेसिक, फेरो मैग्नीशियम, लावा तथा राख की परत से बनी होती है। ठीक है, यह मृदा चिकनी होती है, इसमें अत्यधिक मात्रा में लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम होता है, जबकि नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा कम होती है। कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी होती है, काली मृदा होती है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, आपसे ये पूछा जाएगा पेपर में कि कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी का प्रयोग होता है। तो कौन सी मिट्टी का होता है, काली मिट्टी का प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको दे रखा है आप एक मैप, जिसमें दिखाया गया है कि किस टाइप की मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, इसमें ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा होगा, मैं दूसरी फ़ोटो में दिखा दूँगी आपको, दूसरा इमेज, कलरफुल इमेज में दिखा दूँगी। ठीक है, आगे देखिए। फिर लेटराइट मृदा का रंग लाल होता है। इसका निर्माण मुख्यतः एल्युमिनियम और लोहे के जलायोजित ऑक्साइड तथा स्फटिक कणों से मिलकर होता है। इस मृदा में ह्यूमस कम या नहीं के बराबर होती है और अनुवर होती है। यह मृदा अम्लीय मृदा होती है। जो लाल मृदा होती है, लेटराइट जो होती है, ठीक है, लेटराइट मृदा जो होती है वो थोड़ी सी एसिडिक होती है। ठीक है, अभिगमन में उपयोग होने वाली तकनीक के आधार पर अभिगमित मृदा को वर्गीकृत किया जाता है। मतलब जिस तरीके से वो एक जगह से दूसरी जगह पहुँची है मिट्टी, वो जिस माध्यम से पहुँची है उसी के आधार पर उसको वर्गीकृत करेंगे। जैसे गुरुत्वाकर्षण के फलस्वरूप भूस्खलन या पहाड़ी क्षेत्रों में पंख प्रवाह के कारण अभिगमित मृदा को क्या कहेंगे, मिश्रण मृदा कहेंगे। ठीक है, ऐसे ये मृदा का अभिगमन अगर बहते जल के कारण हो तो उसको हम जलोढ़ मृदा कहेंगे, क्योंकि जल मिल गया है ना उसमें, तो जल मिल गया तो वो जलोढ़ मृदा हो गई। ठीक, इसी तरह की मृदा स्तरीय तथा रंग एवं चिकने कणों से मिलकर बनी होती है। सिंधु गंगा जलोढ़ मृदा अधिक आर्द्रता वाली होती है, जो मुख्यतः दोमट एवं कार्बनिक पदार्थों में भरपूर होती है। वायु द्वारा अभिगमित मृदा मुख्यतः बालू होती है, जिसे रेतीली मृदा कहते हैं। मरुद्भिद पौधे जैसे जीरोफाइट्स इसी मृदा में बहुतायत उगते हैं। मतलब रेतीली मृदा बालू वाली कौन सी हुई, बालू होती है सबसे हल्की। ठीक है,
तो बालू हल्की होती है तो क्या होता है, वो हवा के साथ एक जगह से दूसरी जगह उड़ के चली जाती है। ठीक है, तो एक जगह से दूसरी जगह की चली जाती है आराम से, हल्की होने की वजह से। तो इस टाइप की मृदा जो होती है वो रेतीली मृदा कहलाती है। ठीक है, बालू है, बालू को रेत भी कहते हैं। ठीक है, तो जिस मिट्टी में बालू है वो रेतीली मृदा है। ठीक है, आगे आगे ये है कि पर्वतीय मृदा चिकनी मृदा बालुई पत्थरों, शैल तथा चूना पत्थरों से मिलकर बनी होती है। जो पर्वतीय मृदा होती है वो क्या होती है, एक चिकनी मृदा होती है, बलुई पत्थरों से मिलकर, और शैल या चूना इन सब पत्थरों से बनी होती है। फिर मृदा का ऊपरी हिस्सा रेतीले एवं चिकना मृदा युक्त एवं निचला हिस्सा कैल्शियम युक्त होता है। फिर मृदा प्रदूषण एवं अपरदन। जीवन निर्वाह के लिए पृथ्वी पर मृदा एक प्रमुख संसाधन है। मनुष्य द्वारा इस संसाधन का दुरुपयोग लगातार हो रहा है। पारिमार्जित कृषि, सड़क, इमारत तथा बांध बनाने के लिए जंगलों की लगातार कटाई से मृदा का अपरदन होता जा रहा है, जो काफ़ी हानिकारक है। बाढ़ और पशुओं के अतिचारण से मृदा का पोषक तत्वों पर का अपरदन होता है। फलतः मृदा अनुर्वर व अनुपयोगी हो जाती है और किसी प्रकार के वनस्पति जीवन को आधार प्रदान करने में अक्षम हो जाती है। मतलब इस तरीके से पॉल्यूशन कुछ इस तरीके से हो रहा है। अब हम जैसे कि पेड़ों की कटाई हो रही है। ठीक है, पेड़ होते थे पहले, जंगल होते थे काफ़ी, अब इनकी क्या हो रही है, कटाई हो रही है। तो ये सारे कम हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है, बारिश भी नहीं हो पा रही इसकी वजह से, और मृदा में पानी भी नहीं जा रहा है। और क्या हो रहा है, मृदा क्या हो रही है, बंजर हो रही है, जिससे क्या होता है, जिससे वो बेकार हो रही है। और हवा चलने पर, पानी आने पर, बाढ़ आने पर क्या हो रहा है, इस अनावश्यक रूप से सब कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से मृदा इधर से उधर जा रही है और वो काम की नहीं बच रही है। उसकी सारी जो है पोषक तत्व और खनिज सब उसका नष्ट हो जा रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, मृदा प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, फिर उससे जब मिट्टी जब खराब हो जाएगी तो उसमें खेती नहीं होगी, जब खेती नहीं होगी तो हम खाएंगे क्या। ठीक है, तो अपरदन से मृदा का अभिगमन एक जगह से दूसरी जगह हो जाता है, जो मुख्यतः बाढ़ एवं तीव्र हवा के द्वारा होता है। मृदा अपरदन से मानवीय संसाधन का आधार समाप्त हो रहा है। कुल भूमि क्षेत्र की तुलना में ऊपरी मृदा की नष्ट होने की दर भारत में अधिक है। सघन जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में, सघन जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र वो होते हैं जहाँ पे जनसंख्या की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, जिस क्षेत्र में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तथा कृषि कार्यों में वृद्धि के कारण इसकी दर अधिक हो गई है। एक बार ऊपरी मृदा के नष्ट हो जाने से लगभग 20 सेंटीमीटर मोटी उसके नीचे की मृदा खेती की सतह बन जाती है। इस सतह में पोषण, कार्बनिक पदार्थ तथा वायु अवशोषण की क्षमता कम होती है। तो खेतों के लिए भूमि की गहराई तथा वनों में अग्निकांड से भी मृदा का अपरदन होता है, जिससे आग लग जाती है जंगलों में। ठीक है, वन दो कार्य करते हैं। एक तो वनों में वृक्षों की जड़ें मृदा को जकड़े रहती हैं, दूसरे वे सूर्य की किरणों को सीधे जमीन पर पड़ने से रोककर वाष्पीकरण की प्रक्रिया को धीमा करते हैं, जिससे क्या होता है, मिट्टी में पानी बना रहता है। ठीक है, इस प्रकार वनों की मृदा के अपरदन रोकने में एक निश्चित भूमिका है। मृदा अपरदन उर्वर मृदा को नष्ट करने के अलावा और भी हानि पहुंचाता है। जल द्वारा मृदा के अपरदन के दो रूप हैं, एक अवनालिका अपरदन एवं परत अपरदन। अवनालिका अपरदन से जल जिन स्थानों से भूमि की मृदा को बहा के ले जाता है उसी स्थान पर गहरी एवं बड़ी नालियाँ बना देता है। मतलब जहाँ से लेकर जा रहा है वहीं पर गहरी एवं बड़ी नालियाँ बना रहा है, जिससे क्या हो रहा है, भूमि की उर्वरता कम हो रही है। और परत अपरदन के तहत भूमि की ऊपरी उपजाऊ परत बह जाती है, तत्पश्चात उर्वरता कम हो जाएगी। ठीक है, परत अपरदन से क्या हुआ, ऊपर की लेयर ही बह गई जहाँ पे उर्वरता थी, और वो क्या हो गई, उर्वरता कम हो गई। मृदा अपरदन की रोकथाम पौधे लगाकर या खड्ड भूमि सुधार एवं स्थानांतरित कृषि के माध्यम से की जा सकती है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है पेड़ लगाओ तो मृदा अपरदन में रोकथाम करो। और स्थानांतरित कृषि मतलब होता है जैसे हम फसलें बदल बदल के जो खेती करते हैं। ठीक है, एक ही लगातार एक ही प्रकार की फसल नहीं उगानी चाहिए, किसी भी खेत में बदलते रहना चाहिए। ठीक है, इसे क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। इसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है मृदा के लिए। ठीक है, तो ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, मैंने समझा दिया है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बता देते हैं अगर आपको जानना हो तो, नहीं तो आप अपने आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर मैं बता दूंगी। ठीक है, जैसे भूमि पटल की ऊपरी सतह क्या हो गई, तो अभी हम जिसने पढ़ा है वो जान गया क्या होती है, मृदा होती है। ठीक है, क्या होती है, मृदा होती है। ठीक है, वायु तो होगा नहीं, ऊपरी सतह भूपटल की, जल भी नहीं है, तो क्या है, मृदा है। ठीक, मृदा पौधों के लिए स्रोत है। कैसे, अकार्बनिक पोषण का, जल का, उपयुक्त दोनों का या किसी का नहीं। तो क्या देता है इसमें से, अकार्बनिक पोषण देता है ना। ठीक है, तो और तो हम इसी तरीके से देख लेते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस तो आप
पढ़ लीजिएगा क्वेश्चंस आप अपने आप से, ठीक है। और ठीक है, तो पौधे में क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, तो अकार्बनिक पोषण दे रहा है मृदा, ठीक। अच्छा, अब ये देखो, हमें ये भी पता है ये जो मिट्टी होती है ये पानी सोखती है, ठीक। तो क्या हो रहा है कि जो हमारे पौधे होते हैं वो बारिश से तो पानी लेके खाना बनाते नहीं, वो पानी कहाँ से लेते हैं, हम पौधे में पानी नहीं डालते, हम डालते किसमें, मिट्टी में पानी डालते हैं। मिट्टी से ही तो पौधे ले रहे हैं पानी, मतलब मृदा पौधों से क्या लेते हैं, मतलब मृदा पौधों के लिए किस चीज़ का स्रोत है, सॉरी, जल का भी तो स्रोत है ना, तो दोनों चीज़ों का स्रोत है। इसका मतलब क्या आंसर हो गया कि उपयुक्त तो दोनों का ही स्रोत है, ठीक है। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीफे या नाइस शब्द का संबंध किससे होता है, ठीक है। तो नीफे और नाइस जो होते हैं उनका संबंध जो होता है वो पृथ्वी के कोड से होता है, ठीक है। ये आप याद कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं, पृथ्वी की जो सबसे ऊपर की लेयर होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं सियाल, ठीक है, उसको बोलते हैं सियाल। ये सब ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, पिछली क्लासेस में नहीं पढ़ा हो तो बता दीजिएगा, मैं पृथ्वी की लेयर्स के बारे में पढ़ा दूंगी, ठीक है। तो पृथ्वी का कोड होता है नीफियानाइस और ऊपरी सतह क्या होती है, सियाल होती है। फिर है क्वेश्चन कि कौन सी चट्टान जैविक चट्टान है, जैविक चट्टान मतलब जो जीवों के विघटन से बनी होती है, ठीक है, तो वो होती है कोयला, ठीक है, कोयला होती है जैविक चट्टान, ठीक है। उसके बाद है मृदा की परतों को क्या कहते हैं, ठीक है, तो अभी आपने इसको तो पढ़ा ही था, मृदा की परतों को क्या कहते हैं, संस्तर कहते हैं, ठीक है, संस्तर कहते हैं। संस्तर मतलब स्तर, तरह तरह के प्रकार के स्तर जो बने होते हैं, संस्तर, ठीक। आगे, निम्न में से मृदा निर्माण का कौन सा प्रक्रम उष्ण जलवायु के साथ संबंधित है, ठीक है, उष्ण जलवायु मतलब गर्म जलवायु के साथ, तो वो होता है कैल्सीकरण, ठीक है, क्या होता है, कैल्सीकरण होता है, कैल्शियम का उसमें मात्रा बहुतायत होती है, ठीक है। भारत में पाई जाने वाली मृदा किस वर्ग के अंतर्गत आती है, सॉरी, भारत में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, कहने का मतलब ये है, तो किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है चरनोजम, ठीक है, यहाँ चरनोजम दे रखा है लेकिन ये चरनोजम होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये होती क्या है, ठीक है, मैं बता देती हूँ। ये इस प्रकार की मिट्टी होती है, वैसी मिट्टी जिसमें ह्यूमस की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है अनाज उगाने की क्षमता सबसे अधिक होती है, उस प्रकार की मिट्टी को हम चरनोजम मिट्टी कहते हैं, ठीक है। तो वो हमारी भारत में पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा प्रकार की इस वर्ग की मिट्टी आती है, ठीक है, भारत में। फिर निम्न में से किस नदी की अधिकतम अपर्दन क्षमता कहाँ अधिक होती है, ठीक है, तो कहाँ पे किसकी अधिकतम होती है, तो वो होती है जहाँ पे गहराई ज़्यादा होती है, ठीक है। नदी की अधिकतम अपर्दन क्षमता कहाँ होगी, जहाँ पे गहराई ज़्यादा होगी, ठीक है। फिर है, निम्नलिखित में से किस मृदा का रंग, क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस मृदा का रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति का परिणाम है, लौह ऑक्साइड की उपस्थिति से क्या हमने पढ़ा था, लेटराइट देखा था ना हमने, तो लेटराइट होगा इसका आंसर, ठीक है। आगे है, संस्तरण तल के साथ मैग्मा के निक्षेप का परिणाम है, मैग्मा के निक्षेप का परिणाम क्या है इसमें, ये होता है सिल, क्या होता है, सिल, ठीक है। फिर है, मृदा निर्माणकारी पदार्थों का प्रमुख स्रोत, मृदा निर्माणकारी पदार्थों का स्रोत क्या होता है, परतदार चट्टानें होती हैं, ठीक है, परतदार चट्टानों से ही तो मिलता है ना भाई, ठीक है। नेक्स्ट फटाक से देखते हैं जल्दी जल्दी। फिर है, न्यूनतम जीवांश की मात्रा वाली मिट्टी कौन सी होती है, थोड़ा ब्लर आ रहा है पर न्यूनतम जीवांश वाली जो मिट्टी होती है तो वो होती है लेटराइट, ठीक है, लेटराइट होती है न्यूनतम जीवांश वाली मृदा। इस प्रकार से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन कराना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। किसी में डाउट हो, कोई समझ में ना आ रहा हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। और तो बताइएगा कमेंट करके कि सेशन कैसा लगा, और कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, चलो फिर तब तक की पढ़िए आप लोग आगे अच्छे से, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।